हेलो साथियों, स्वागत है आपका स्टडी सोर्स में। मैं डीवी सर। हम लोग शुरू करने वाले हैं आज इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा एडवांटेज रखने वाला सब्जेक्ट है इंडियन ज्योग्राफी। चाहे वनडे एग्जाम हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो अच्छे लेवल का हो या वनडे एग्जाम, सबसे ज्यादा वेटेज होता है इंडियन ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी जो हम पढ़ते हैं, सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, वो केवल इस वजह से पढ़ते हैं ताकि हम अपनी अवस्थिति को अपने देश के एस्पेक्ट में देख सकें। ठीक है, वो होते हैं केवल सिद्धांत, उसका अप्लाइड जो एप्लीकेशन है वो होता है आप जिस देश में रहते हो उस देश की ज्योग्राफी पढ़ने में। ठीक है, अब इंडियन ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे कैसे कि एक क्रमिक रूप से आप एक समझ के साथ में उसको पढ़ सकें, अपनी समझ विकसित कर सकें और क्वेश्चन को डील कर सकें। इसलिए सिलेबस को हम किस तरह से पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे, उसका सब टॉपिक जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप देखते जाएंगे। क्योंकि हाउ टू रीड ज्योग्राफी को लेकर के हमें वीडियो नहीं बनाना है, हमें केवल बताना है कि आप ज्योग्राफी पढ़ें, इस तरीके से पढ़ें, हमारे साथ साथ चलें और बेहतर स्थिति में स्वयं को पाएं। देखिए, जैसे आप किसी भी जगह रहते हैं तो सबसे पहले 3 चीजों से आप परिचित होंगे: मेन लैंड, अबव द लैंड एंड अंडर द लैंड। मेन लैंड होता है स्थल मंडल। क्या होता है? स्थल मंडल। कोई दिक्कत? मेन लैंड स्थल मंडल। उससे ठीक ऊपर क्या होता है बताइए? वायुमंडल। वायुमंडल। और तीसरा क्या बचता है? अंडर द लैंड, मतलब जलमंडल। लिथोस्फीयर इसको बोलते हैं, जल मंडल। इन तीनों के इंटीग्रेशन से ही जो पैदा होता है वो मिलता है जैव मंडल। क्या बनता है? जैव मंडल। तो ज्योग्राफी को उसी डायमेंशन से पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे हम देखेंगे स्थल मंडल। क्या देखेंगे? स्थल मंडल। तो हम देख लेंगे कि इंडिया का स्थिति क्या है अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफिकल स्टेटस। इंडिया का स्टेटस क्या है, किस कोऑर्डिनेट्स में पड़ता है, क्या क्या उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, पड़ोसी कौन कौन से हैं, राज्य क्या है, इत्यादि। Whenever let's not over here, geomorphology, भू आकृति विज्ञान is also part of स्थल मंडल। What of it? जियोमॉर्फोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया का जियोमॉर्फोलॉजी, क्योंकि इंडिया केवल कल्चरल एस्पेक्ट में ही नहीं, ज्योग्राफी एस्पेक्ट में भी बहुत ही विविधता वाला देश है। There is a huge diversity over there। कैसे? एक तरफ ऊंचा हिमालय और एक तरफ बंजर रेगिस्तान और एक तरफ समुद्र तट और कहीं एकदम हरियाली से लहराने वाले मैदान। Huge diversity over here। That's why we are read this diversity on that topic. We learn this diversity on this topic, that is geomorphology। Okay? कि इंडिया में पहाड़ कौन से हैं, इंडिया का आबहवा सिद्धांत क्या है, नदियों का रिवर ड्रेनेज सिस्टम क्या है, etc। ओके, सेकंड थिंग इज वायुमंडल। अबव द लैंड अगर बात करते हैं तो वायुमंडल आ जाता है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में होते हैं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में वायुमंडल को आप पढ़ते हैं कैसे? स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है, इस तरह से ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्पाउच, स्ट्रेटोस्फीयर, etc, है ना, इस तरह से पढ़ते हैं। अब उस वायुमंडल का इंप्लीकेशन हम इंडिया के एस्पेक्ट में कैसे देखेंगे? तो इंडिया के एस्पेक्ट में जैसे प्रेसिपिटेशन परसेंट देख लेंगे इंडिया का। अब इंडिया का प्रेसिपिटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर थिंग्स, दैट इज कि इंडिया का प्रेसिपिटेशन जो है, वर्षण जो है, वो दुनिया से भिन्न है, क्योंकि हमारे यहाँ एक फिक्स पैटर्न है, दैट इज मानसून। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? मानसून। मानसून यहां जान लेंगे, जलवायु में मानसून जान लेंगे। गॉट इट? समुद्री चीजें जानेंगे हम, यहां जानेंगे। इसके साथ में आप कि इंडिया में खनिज संसाधन क्या है, इंडिया का समुद्री संसाधन क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, etc। केवल यही 3 डायमेंशन हमारे रहेंगे पढ़ने के। आप बहुत ही शॉर्ट में समझ के हम क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए इंडिया के बारे में शुरू करते हैं। हम देखते हैं इंडिया का उत्पत्ति कैसे हुआ। कॉन्सेप्ट है, ध्यान समझेंगे। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। क्या है? अफ्रीका। जैसे फिलहाल आप देखते हैं तो अफ्रीका के नीचे यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा टूटा हुआ है, दैट इज मेडागास्कर। गॉट द पॉइंट? मेडागास्कर है। इसी तरह से यहां से एक हिस्सा टूटा। क्या टूटा? एक हिस्सा टूटा, कुछ इस तरह की आकृति का था, और वो हिस्सा इस तरह से आगे बढ़ा
आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। धीमे 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 वो हिस्सा जाकर के इधर मूव करा और यहां पहला हिस्सा टकराया, ये हिस्सा टकराया, मतलब यहां प्लेट विवर्तन की क्रिया हुई। प्लेट विवर्तन की जब आप वर्ड जो पढ़ाएंगे समझेंगे कि प्लेट 3 टाइप की होती हैं, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, है ना, इस तरह की। तो जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट होती है वो दूर दूर जाती है। जब दो प्लेटें दूर दूर जाती हैं तो क्या होता है, यहां से लावा बाहर निकलता है। ये दो प्लेटें हैं और ये दूर दूर जा रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। प्लेट विवर्तन की को पढ़ेंगे आप, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। तो ये दो प्लेटें जब दूर दूर जाती हैं तो जैसे ये दूर गई तो लावा बाहर निकला और यहां एक दरार का निर्माण हो जाता है। इसी तरह की एक रिज यहां से, ये मेनलैंड अफ्रीका में भी कुछ रीजन देखिए आप, इस तरह से अगर आप आज की डेट में देखेंगे तो कुछ रीजन आज भी फट रही हैं अफ्रीका में से। क्योंकि अफ्रीका को अगर इस तरह से आपको देखना है तो आप अफ्रीका के मैप को जूम करके देखिए तो आप पाएंगे कि अफ्रीका में जितनी भी झीलें हैं वो सब एक ही क्रम में क्यों है। टंगानिका को देख लो, इत्यादि झीलें हैं, सब एक ही क्रम में है। मतलब वो एक रिज का पार्ट है, एक रिज है जो दूर जा रही है और उसमें पानी भर गया, वो झील बन गई। इसी तरह के रिज से एक पार्ट कट गया और वो पार्ट कट करके टुकड़ा ऐसे चलने लगा और ये टुकड़ा इधर मूव करा। बोलेंगे सर ये इधर ही क्यों मूव करा, इधर क्यों नहीं कर दिया वो। जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे व्हाट इज द कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है और जो फोर्स है वो यहाँ वाटर बॉडी में कैसे काम करता है, विषय वहां का है। तो आप फिलहाल समझिए, ये तब टूटा इस तरह से गया और ये पॉइंट यहां जाके पहले टकराया, फिर इसकी स्थिति कुछ ऐसे हुई जैसे कि किवाड़ होता है, किवाड़ का कब्जे पे किवाड़ लगता है, एकदम किवाड़ को सटक से बंद करोगे तो जो किवाड़ का जो फोर्स है वो फोर्स यहां लगा और जब यहां टिक करके एकदम धमाके से जब यहां लगा ये वाला हिस्सा, तो आप देखेंगे कि वर्तमान स्थिति का इंडिया तैयार हो गया। कुछ इस तरह से है आज ये एरिया कुछ इस तरह से हो जाता है और मेनलैंड में मिल गया। बोले सर आपने बताया किवाड़ तक टकराया, इससे क्या हुआ। इससे हुआ ये कि ये जो पोर्शन जो जोड़ के साथ जब किवाड़ तक टकराया था तो आप देखेंगे कि हिमालय में सबसे ऊंची चोटियों का क्षेत्र ये है। इंडिया में केवल कभी तुक्का ही मारना हो कि सबसे ऊंची चोटी हिमालय की कहां मिलेगी, तो वो भारत के पूर्वी हिस्से में मिलेगी सबसे ऊंची चोटियां, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी इत्यादि सब इधर ही है। क्यों, लॉजिक समझ के इस तरह से इंडिया मूव करने लगा और भारत बन गया। हमने भारत को बनता हुआ देखा। अब देखते हैं कि आखिर भारत बना तो बन तो गया, अब इसकी अवस्थिति कहां है, आज स्थित कहां है। बोले बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला काम है ये, स्थिति को बता देना। जैसे आप जहां पर रहते होंगे आप वहां से परिचित होंगे। बोले सर मैं दिल्ली में रहता हूं या मैं इलाहाबाद में रहता हूं या कानपुर में रहता हूं, तो बोलूंगा आप दिल्ली में रहते हैं तो आप कनॉट प्लेस को जानते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल जानते हैं कनॉट प्लेस। बोले आपका लोकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा, आप ऐसे जाइए कनॉट प्लेस पहुंच जाओगे। बोले ठीक है। वहीं अगर मैं लखनऊ जाऊं तो बोलूंगा केसरबाग बताइए सर, आप केसरबाग को जानते हैं। बिल्कुल जानता हूं सर केसरबाग को, मैं वहां का निवासी हूं। लेकिन अगर यही बात मैं जाकर के पूछने लगूं कि यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के किसी व्यक्ति को पकड़ो, बोले आप केसरबाग को जानते, बोले क्या बक रहे हो, क्या होता है केसरबाग में। दे आर नॉट यूजिंग दिस लैंग्वेज, दे आर यूजिंग इट्स रीजनल लैंग्वेज जो उनका होगा, है ना। बोले ये क्या बक रहे हो, कि हम नहीं जानते क्या होता है ये, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंट्रल पार्क एंड ईटीसी ईटीसी। बोले ये क्या, यही संकट दुनिया के सामने आया। तो ये जो हमारा गोला है ना, हमारा गोला है, गोला कौन सा है, पृथ्वी। अब पृथ्वी पे लोग आए, अब लोग आने के बाद में ये जो लोग हैं, मान लीजिए यहां कोई व्यक्ति रहता है, अब वो व्यक्ति कहीं धोखे से भटक गया, यहां आ गया, फिर आप कोई मैप है नहीं, कोई नक्शा है नहीं, तो आप कैसे जानेंगे। अब इसके जानने वाले लोग इसको ढूंढने निकले, अगर इधर निकलेंगे बिना किसी जानकारी के, हो सकता है 2-4 पीढ़ियां गुजर जाए, नहीं। इस तरह से तो पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक लाइनें खींची गई। वो काल्पनिक लाइनें पहले पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांटा गया इस तरह से। अब ये 90-90 के 4 भाग बन गए, ये 4 दिशाएं बन गई, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। बोले सर पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांट दिया। अब यहां एक कबीला रहता है
सपोज करिए एक व्यक्ति आया, बोला कि ऐसा करिए आप हमको 50 भेड़ें दे दीजिए। बोले आप कहाँ रहता हूं मैं? बोले मैं रहता हूं पृथ्वी के साउथ ईस्ट में। कहाँ रहता हूं? पृथ्वी के साउथ ईस्ट में। बोले ठीक है, भेड़ दे दिया, वो पैसे नहीं दिया। अब कबीले ने क्या करा? सरदार ने भेजा किसी को ढूंढने के लिए। अगर वो पृथ्वी के साउथ ईस्ट में आया, ढूंढना शुरू करा, तो मुझे लगता है कि उसकी कम से कम 4 से 5 पीढ़ियां गुजर जाएंगी, वो नहीं मिलेगा। बोले कोई फायदा नहीं हुआ पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांटने का। बोले फिर अब पृथ्वी पे कुछ काल्पनिक लाइनों का पूरा जाल बिछाना शुरू कर दिया। काल्पनिक लाइनों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। अब ये जाल बिछाया गया, तो अब इस जाल को 2 हिस्सों में बनाया। देखो ये एक लाइन बनी 0 डिग्री, क्या बनी? 0 डिग्री इक्वेटर। और पृथ्वी पर लाइन बिछाना शुरू कर दिया, जाल बिछा दिया। ये क्या बन गया? पृथ्वी पे ग्रिड सिस्टम बन गया, जाल बिछा दिया। बोले अभी सिंगल जाल से भी कोई फायदा नहीं है। कैसे? बोलो सर आप इससे क्यों फायदा नहीं है? बोले चलो इस पृथ्वी को फिर उसी 4 हिस्सों के सोच के देखते हैं। ये पृथ्वी के 4 हिस्से हो गए थे। बोले ठीक है सर, हो गए थे ईस्ट, ये नॉर्थ, ये वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ। अब पृथ्वी पे जाल भी बिछा दिया। अब किसी व्यक्ति को अगर यहां किसी को ढूंढना है तो बोलेगा मैं जो है 60 डिग्री नॉर्थ में रहता हूं सर। वो किस भाग में? नॉर्थ ईस्ट में। ये 60 डिग्री नॉर्थ की लाइन इतनी बड़ी है। बोले फिर कॉम्प्लिकेशन। बोले अब क्या करें? तो यहां गणित के नियमों का इस्तेमाल किया गया। बोले देखो कि अगर हमें कोई एक डायमेंशन ड्रॉ करनी है, कोई एक पॉइंट भी बनाना है, तो उसके 2 डायमेंशन होते हैं, एक एक्स एक्सिस से और एक वाई एक्सिस से, तभी तो काटेगी ना वो। बोले एक्स एक्सिस से ये रहा और वाई एक्सिस से ये रहा, तभी तो काटेगी। बोले लैटिट्यूड बिछाने का कोई फायदा नहीं रहा, लॉन्गिट्यूड बिठाना पड़ेगा। अब देशांतर रेखाएं खींची गई। बोले अब कुछ काम बना, अब कुछ काम बना। बोले कैसे बना? बोले बना ऐसे, वो बोल देगा हम देखो 60 डिग्री नॉर्थ में, 60 डिग्री नॉर्थ में रहता हूं और 30 डिग्री ईस्ट में। बोले 60 डिग्री नॉर्थ का रेखा कहां है? यहां पे 7 कदम ऊपर बढ़ लिए। बोले ये वाली रेखा मान लेते हैं 7 डिग्री नॉर्थ की ये आए, और यहीं कहीं बोले 30 डिग्री ईस्ट की बात करें तो इसका ईस्ट ढूंढ लिए। अब ये दोनों पॉइंट जहां काटेंगे वहां पहुंच गया। समझ पाए? तो पृथ्वी पे काल्पनिक ग्रिड सिस्टम बिछा दिया। अब तुम कहीं चाहे इराक के बंदे से पूछो कि कनाट प्लेस की है तो उसे नहीं पता होगा, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट्स दे दिए तो बोले इस कोऑर्डिनेट पे है। ये क्या इस्तेमाल है इसका? कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए इंडियन सेना की बात करें, बोले सुपरा सेक्टर में घुसपैठ हो रही है। बोले घुसपैठ कहां हो रही है? 3 आतंकवादी हैं और पीपल के पेड़ के नीचे है। अब सुपरा सेक्टर में 60 पीपल के पेड़, अब किस पीपल के पेड़ के नीचे? कॉम्प्लिकेशन। लेकिन वही कोऑर्डिनेट्स दे दिए कि बोले सर इतने डिग्री नॉर्थ में और ये डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड जहां काटता है वहां वो आतंकवादी है और जाएंगे एयर स्ट्राइक कर देंगे। तो आप समझ गए कि चीजें क्या हैं। इसीलिए यूपीएससी ने एक निबंध पूछा था इसके ऊपर कि भूगोल यथावत रहता है और इतिहास बदलता रहता है। दोबारा लिख देता हूं मैं, भूगोल यथावत रहता है और इतिहास बदलता रहता है। ज्योग्राफी इज स्टेबल थिंग एंड हिस्ट्री मूवेबल। हिस्ट्री में चेंज जाते रहते हैं। ये निबंध था। समझ सकते हैं ऐसा क्यों कहा होगा उन्होंने? कुछ बात पढ़ी पहले। चलिए अब भारत की अवस्थिति की बात कर लेते हैं। तो भारत की अवस्थिति क्या है इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहां पर मेनलैंड पर 8 डिग्री 4 मिनट कौन सा होगा आप बताइए। अगर पृथ्वी पे इस तरह से हम देख लेते हैं, ड्रॉ करें, तो भारत कुछ यहां होगा। एक काल्पनिक मैप मान लेते हैं, ठीक है। इसको ईस्ट और इसको नॉर्थ मान लें, ठीक है ना। अब आप ऐसे करके ऐसे जाएंगे तो यहां से रेखाएं ऊपर बढ़ती हैं घटती हैं, बढ़ती है ना। तो यहां 8 डिग्री 4 मिनट और ऊपर 37 डिग्री
6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। अब बताइए इसमें कौन सा होगा, नॉर्थ होगा साउथ होगा? यहां से देख लीजिए, नॉर्थ में है, नॉर्थ होगा, ये नॉर्थ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, दिक्कत ये कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब ये देखिए कि हमने विस्तार देखा भारत का कि लॉन्गिट्यूडनल विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। इस तरह से याद रखने के लिए आप अलग से बनाएंगे, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। मिनट के बाद मिनट इस वजह से बाइफरकेट कर देते हैं, छोटी यूनिट है, क्योंकि आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि 2 डिग्री के बीच में जो अंतर होता है वो 111 किलोमीटर का होता है। इस वजह से मिनट में नाप करके उस दूरी को कम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और सटीक चाहिए तो सेकंड होता। इधर यहां से देखें 68 डिग्री 7 मिनट और देन 97 डिग्री 25 मिनट, ये कौन सा होगा यहां से बताइए? ईस्ट होगा, ईस्ट ईस्ट, ठीक है। बोले सर यही है, यही है, लेकिन एक कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं, वही है मेनलैंड से तो ये है, लेकिन अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार मेनलैंड से थोड़ा नीचे है, इस वजह से ये क्या हो जाता है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। समझ गए? मेनलैंड से कभी भी पूछता है 8 डिग्री 4 मिनट पूछेगा भारत का, तो भारत का ये होगा, मुख्य भूमि से ये होगा, क्योंकि अंडमान निकोबार इज आल्सो पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। ओके, समझ गए? 6 डिग्री, तो यहाँ क्या होना चाहिए? 6 डिग्री 4 मिनट। ऊपर वाले में काफी कंफ्यूजन मैंने देखा, 37 डिग्री 6 मिनट है, कहीं पे 35 डिग्री 6 मिनट है, तो आप 37 डिग्री 6 मिनट को ऑथेंटिक मान सकते हैं, ठीक है। हमने इसका अच्छांशी विस्तार देख लिया, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे सामान्य दृष्टिकोण से, सामान्य दृष्टि बताइए कि इसे किस महाद्वीप में है भारत? तो एशिया महाद्वीप में, एशिया महाद्वीप का भाग है, ठीक। एक ताकतवर कंट्री है एशिया महाद्वीप में, ऐसा थोड़े कौन टुच्चा मुच्चा है, चाइना को टक्कर दे सकता है, ऐसा एक देश है, एशिया महाद्वीप में है। और भारत कैसा है? एक प्रायद्वीप है। बोले सर प्रायद्वीप क्या होता है? एक ऐसा लैंड जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। भारत क्या है? ये प्रायद्वीप है। दूसरी बात, ये दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड, दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड, दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला और 7th लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, किस दृष्टिकोण से? क्षेत्रफल, ये जनसंख्या, ये क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में 7वां और जनसंख्या में दूसरा। कैसे? कि जो भारत है वो दुनिया की 17.5% जनसंख्या रखता है, वहीं वो दुनिया की कुल भूमि का 2.48% रखता है। समझ गए? कुछ सामान्य सी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। भारत का सामान्य समझ विकसित करने वाले थे, इसके बारे में बात करें। हमने भारत का विस्तार देख लिया, भारत का सामान्य दृष्टिकोण देख लिया, 1-2 पॉइंट बहुत चर्चा कर लेते हैं। जैसे वनडे के समय पूछ लेंगे सर ये बताइए भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? भारत लगभग चौकूटा देश है ना। बोले कैसे? कि देखो भारत का अगर तुम बात करोगे लेंथ की, तो कितनी है? 3214 किलोमीटर की लेंथ है, और वहीं बर्थ की ब्रेथ की बात करोगे तो ब्रेथ इसकी कितनी है? इसकी 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, ठीक है। मतलब लगभग आप इसके मध्य में अगर 3000 को मान लें कि अगर ये 3000 बाई 3000 का होता तो बिल्कुल सटीक होता, लेकिन 3000 में ज्यादा कितना है? ऊपर 214 है, वो 3000 में कम कितना है? 67। ये कुछ ज्यादा मायने नहीं लगता इतने बड़े एरिया में, किलोमीटर में इतनी दूरी, लगभग चौकूटा टाइप का देश है। आप बोलेंगे सर यहाँ पतला है, ऐसे नहीं है, ये पॉइंट नापा गया इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक,
भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु और सबसे पूर्वतम, सबसे दक्षिणतम, सबसे उत्तरतम। ओके, इस तरह से नापा गया है, तब ये ऐसा डायमेंशन आता है। तो ये वनडे एंगल्स में कभी पूछ लेता है 82,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, ये इंडिया का क्या है, एरिया है। आप वनडे एग्जाम्स में कभी डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, नॉट ओनली वनडे, मैंने तो कभी पीसीएस में देखा है, स्ट्रिक्ट पीसीएस में आज डायरेक्ट क्लोज ही पूछ लेगा और देन ऑप्शन भी इतना क्लोज देगा कि 32,87,000 तो होगा रेट में, ठीक है। देन बार बार वो थोड़ा चेंज करेगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो मैं इसे याद रखता हूं, वैसे याद रखता हूं। तो लास्ट की दो डिजिट हम जोड़ते हैं तो जो क्या है 9 और 9 आता है, 6 और 3 9 और 7 और 2 9, तो 9 और 9 आता है। कई अगर मैं भूल जाऊं जितना मेरे को याद रहता है, इससे तो क्वेश्चन डील करने के लिए काफी अच्छा तरीका है। एक चीज और देख लेते हैं, वो ये है दोस्तों कि सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण, ठीक है, सबसे पूर्व सबसे पश्चिम में कोई पॉइंट है इंडिया का? हाँ बिल्कुल पॉइंट है। जो सबसे उत्तर में पॉइंट इंडिया का है, इट इज इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, बोले कॉल क्या होता है? तो कॉल एक भू-आकृति है, जियोमॉर्फोलॉजी में आप पढ़ेंगे, भू-आकृति होती है। जैसे ग्लेशियर से ही जब निकल के आता है तो वहां से एक कॉल भी मिलता है। तो इंदिरा नाम का कॉल है, वो सबसे उत्तरतम बिंदु है। और सबसे दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी। बिल्कुल है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत है, लेकिन दोस्तों सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी नहीं, सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट सिचुएटेड ऑन, कहां हुआ? कॉमन सेंस से बताइए, कन्याकुमारी में या अंडमान निकोबार में? बिल्कुल सही, अंडमान निकोबार में, क्योंकि सबसे नीचे तक क्या है? अंडमान निकोबार। उसके बाद सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में किवियू नाम का जगह है, किवियू नाम का पॉइंट है। और वहीं सबसे पश्चिम में क्या है? गोरमोथा, दैट इज गुजरात। समझ गए? ठीक है। और देखिए, बोले सर और क्या देख सकते हैं? तो एक छोटा सा और बताते हैं, वो ये है कि इंडिया के बीच से क्या निकलता है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री यहां से गुजरती है। स्पेशल टॉपिक करने का पड़ेगा, क्वालिफिकेशन से सवाल नॉट ओनली स्टेट पीसीएस, यूपीएससी में काफी अच्छा बन रहा है, बहुत ही क्लोज, ठीक है। और बोले सब कोई इंपोर्टेंट देशांतर भी इंडिया से गुजरता है? बिल्कुल गुजरता है। बोले वो क्या है? तो वो देशांतर है आपका मेरे साथियों, वो देशांतर है 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर है। ये कहां से गुजरता है? तो ये इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम लाइन है। इंडिया का क्या है? स्टैंडर्ड टाइम लाइन, टाइम जोन है। ये कहां है? इलाहाबाद में, इलाहाबाद के नैनी जगह से गुजरता है। तो इंडिया में जब भी टाइम मिलाना होता है तो कहां से मिलाते हैं? इलाहाबाद के नैनी नाम की जगह से, जो वहां से क्या निकलता है? 82.5 डिग्री ईस्ट का देशांतर रेखा। और जो दुनिया की जो सबसे बड़ा पॉइंट माना जाता है ग्रीनविच मेरिडियन, वहां से कितना आगे है इंडिया का टाइम में दोस्तों? 5.5 घंटे, 5 आवर 30 मिनट प्लस चलते हैं वहां, ठीक है। इंडिया के बारे में सामान्य समझ, एक मिनट में पूरा रिकॉल कर लेते हैं। आज हमने क्या जाना? सबसे पहले जाना भारत का निर्माण कैसे हुआ। तो भारत का निर्माण अफ्रीका से निकल कर हुआ। कि सर केवल बातें कर रहे हो या फिर कोई पॉइंट भी है इसको सिद्ध करने का? तो पॉइंट बेशक है। अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली जनजातियों के जो सिम्टम्स हैं वो 100% मैच करते हैं अफ्रीका की जनजातियों से। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये ऐसा था। साथ ही साथ दक्षिण में द्राविड़ संस्कृति के जो अगर डीएनए सैंपलिंग कराई जाए तो वो बिल्कुल मिल जाती है, कहां से? अफ्रीका से। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अफ्रीका से निकला हुआ है, ऐसा प्रयोग हो चुका है। उसके बाद जाना भारत की अक्षांशीय देशांतर स्थिति क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद उत्तरतम दक्षिणतम बिंदु क्या क्या है, भारत की डायमेंशंस क्या है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है। क्या भारत से कोई मुख्य अक्षांशीय रेखा गुजरती है? बिल्कुल गुजरती है। 23.5 डिग्री का 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेकंड थिंग इज दैट कि क्या कोई सबसे इंपॉर्टेंट देशांतर रेखा गुजरती है इंडिया से? बिल्कुल गुजरती है। जहां से हम अपना टाइम मैनेज करते हैं वो कौन सी है? 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। और हमारा टाइम ग्रीनविच मेरिडियन से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है, 5:30 मिनट आगे है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।